everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 27th August 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम करेंगे that is with regard to जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ये जाएंगे to meet the Japanese prime minister and so he's going to Tokyo for that, for the India Japan annual summit, 15th India Japan annual summit. उनके अलावा he's also going to go after this he's going to go to China for the SCO summit. तो इसके बारे में कुछ important facts information हम जानते हैं. So firstly, नरेंद्र मोदी एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, इनका नाम है शिगेरू इशिबा. ठीक है, यू नीड टू नो दिस नेम. ही वाज रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इन 2024 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं. एंड किस समिट के लिए जा रहे हैं ये? इंडिया जापान एनुअल समिट की 15th समिट है जो टोक्यो में होगा डे आफ्टर टुमारो. ऑल्दो क्वाड समिट के बारे में भी यहाँ पे हम बातचीत करेंगे, बट रिमेंबर क्वाड समिट ऑल्दो बताया है कि 2025 में इंडिया विल बी होस्टिंग दिस ईयर, बट अभी तक एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट क्वाड. ये बॉडी क्या है? रिमेंबर क्वाड डज नॉट हैव एनी फॉर्मल हेडक्वार्टर्स, नो ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स. Quad Summit is an alliance of 4 countries, that is India, US, Japan and Australia. ओके, सो ये जो अलायंस बना है इन 4 कंट्रीज का, मेजर मकसद है टू क्रिएट एन अलायंस विद रिगार्ड टू इंडो पैसिफिक रीजन. मतलब इंडो पैसिफिक अलायंस है. सो यू सी दैट ऑल दीज कंट्रीज लाई इन द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन, है ना. तो ये क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू क्रिएट लाइक द बेस्ट प्रैक्टिसेस, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू ट्रेड, विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी, राइट, विद रिगार्ड टू कोऑपरेशन. ये 4 कंट्रीज आपस में मिल रहे हैं. सो वैक्सीन का अलायंस था. विद रिगार्ड टू एक नेवल एक्सरसाइज भी होता है क्वाड में जिसका नाम है मलाबार. ठीक है, सो मलाबार इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज. फिर पोर्ट्स का या रिन्यूएबल, ऑल द वेरियस सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि ये 4 कंट्रीज मिलती है. रिमेंबर, इट्स नॉट अ मिलिट्री अलायंस, इट इज मेनली टू एंश्योर द सेफ एंड सिक्योर यूज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन. सो लेट्स अंडरस्टैंड ये जापान विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस क्या है. सो दिस इज द फर्स्ट बायलैटरल समिट दैट वी हैव विद शिगेरू इशिबा. उसके पहले अलग प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हमने मीटिंग किया, बट दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग दैट वी आर हैविंग विद द नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. ये पहला बायलैटरल समिट होगा 2018 के बाद, स्पेशली आफ्टर G7 एंड क्वाड समिट. रिमेंबर, G7 में जापान पार्ट है, इंडिया पार्ट नहीं है. इंडिया हैज बीन इनवाइटेड मेनी अ नंबर ऑफ टाइम्स फॉर द समिट, बट G7 के मेंबर कौन से हैं? वी हैव यूके, US, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान एंड कनाडा. whereas क्वाड में भी हम देखते हैं 4 कंट्रीज अभी बताया. सो वी सी दैट वी अटेंडेड G4 जिसके कारण हमने जापान के साथ मीटिंग किया है, एंड क्वाड में भी हमने साइडलाइंस में एसोसिएट हुए हैं हम जापान से. नाउ रिमेंबर, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस कॉल्ड एज मियागी. ये प्रीफेक्चर है. नाउ व्हाट इज अ प्रीफेक्चर? प्रीफेक्चर इज अ डिस्ट्रिक्ट दैट इज मेनली लुक्ड आफ्टर बाय अ गवर्नर. ओके, एक छोटा रीजन होता है दैट इज लुक्ड आफ्टर बाय अ गवर्नर. तो ये मियागी करके एक स्मॉल रीजन है जहां पे वो विजिट करेंगे. व्हाई विल दे बी विजिटिंग? बिकॉज यहाँ पे वो इंस्पेक्ट करेंगे एक प्लांट विच इज कॉल्ड एज द टोहोकू शिनकनसेन प्लांट विच इज इन सेंडाई. ठीक है, नाउ रिमेंबर, इंडिया जापान किसके लिए फेमस है? व्हाट आर द रिलेशंस फेमस फॉर? इट इज फॉर देयर बुलेट ट्रेन्स, राइट. तो ये शिकनसेन टेक्नोलॉजी इज फॉर द बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी दैट वी टॉक अबाउट, एंड सून एक अग्रीमेंट होगा एंड वी एक्सपेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टू लाइकली हैपन बाय 2030. ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मीटिंग्स भी कर रहे हैं. द अदर डॉक्यूमेंट्स दैट वी आर होपफुल फॉर is economic security, semiconductors, AI, space and defense. तो ये सब के लिए भी India, Japan are going to come together.
Further, what are the priorities of Quad that we understand? Quad क्यों important है? As I said, peace, stability, prosperity, development दिखाने के लिए, and it has various areas that they work under. Health, जैसे मैंने vaccines के बारे में बताया, emerging technologies like AI के बारे में, resilient supply chains, infrastructure, ये सब reasons की वजह से ये 4 countries collaborate करते हैं. Now I told you, जापान के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे चाइना, क्योंकि चाइना में समिट होगा. कौन सा समिट? दी SCO यानी कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. और इस बार का जो होस्ट यानी कि जो 25th मीटिंग हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन तियानजिन जो है चाइना में. सो दैट इज व्हाई he is going to be attending from 31st से लेके September 1st. So after Japan, he is going to go to China, right? So if we talk about China के president कौन है? शी जिनपिंग. एंड यहाँ पे समिट स्टार्ट होगा September 1st से. एंड वी आल्सो गोइंग टू मीट चाइनीज प्रेसिडेंट इन द साइडलाइंस. लास्ट हम कब मिले थे? कजान में, जब रशिया, दैट इज कजान इज इन रशिया, जो ब्रिक्स का समिट हुआ था उस टाइम हम मिले थे. सो नाउ वी गोइंग टू बी मीटिंग हिम अगेन. एंड एज वी टॉक अबाउट द SCO समिट, रिमेंबर SCO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में. And this is with regard to the Eurasian countries, यानी the Eastern European as well as अगर हम देखेंगे Asian countries जैसे कि चाइना, रशिया, ईरान, बेलारूस, है ना, तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं. सो वी सी व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, ईरान प्रेसिडेंट जो है मसूद पेजेश्कियान, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइनीज के President Xi Jinping. They are going to be participating for sure in this particular meeting. तो ये आपको उनके heads important है, याद रखना है. ठीक है. Further cross border terrorism, ओके, इंडिया पुश कर रहा है. स्पेशली पहलगाम टेरर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर इज समथिंग दैट दे वांट टू बी रेफरेंस. रिमेंबर लास्ट टाइम जब डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था और हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे राजनाथ सिंह, ही डिड नॉट साइन बिकॉज देयर वाज नॉट अ मेंशन अबाउट द पहलगाम टेरर अटैक. तो यहाँ पे भी ऑल्सो विद रिगार्ड टू पाकिस्तान के भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे, एंड देयरफॉर it did not kind of failed to reach the consensus. तो अभी देखते हैं कि ये summit जो कुछ दिनों में होगा कैसा होगा. Probably on Monday we are going to see, next Monday we are going to see about the SCO summit. So keep an eye on this particular issue. Proceeding to the next article, अगला article है with regard to the national designated authority. तो एक नया authority हम देखेंगे about called as a national designated authority. Let's understand all about this particular body जो रिसेंटली बना है, जो अनाउंस किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है? ये एक रिक्वायरमेंट है, अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट अंडर विच अग्रीमेंट? अंडर द पेरिस अग्रीमेंट ऑफ 2015. Okay, now what is the aim, what is the meaning of the national designated authority? ये क्या करेगा? ये यहाँ पे enable करेगा carbon emission trading regime. Now for that we need to understand what is carbon emission trading. Now we understand that some countries कार्बन एमिशंस बहुत करते हैं, राइट? कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा करते हैं, whereas some countries कार्बन एमिशंस बहुत कम करते हैं, they do it less, right? So in that case दो कंट्रीज के बीच में जब ये ट्रेडिंग होगा, there will be some sort of trading जहां पे this country because it is exceeding its carbon emissions, ये B कंट्री के पास जाएगा और पैसे देके, okay, they will give dollars, okay, who will give dollars? A will give to B in return of कार्बन एमिशन परमिट्स. ठीक है. सो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि ज्यादा एमिट नहीं किया, उन्होंने अपना टारगेट अभी तक मिला नहीं है उनको, सो दे आर गोइंग टू गिव द बैलेंस टू कंट्री ए. So currently we did not have anything under the Paris Agreement. तो ये जो है अभी because of the national designated authority, they will have the whole you can say supervision of this trading that will happen. तो ये एक designated authority होगी 21 members की, जो ये पूरा overview करेगा on this regard of the emission trading. So let's understand ये कहाँ पे लिखा है. ये लिखा है Article 6 of the Paris Agreement में, जहाँ पे बताते हैं about emission trading and market mechanisms. So all this is given in Article number 6. But Article 6
was not in picture. आर्टिकल 6 को कभी यूज नहीं किया था. However, जब COP29 हुआ था बाकू अजरबैजान में, तभी इन्होंने फाइनलाइज किया कि चलो अभी एक बॉडी आप डेजिग्नेट करो और ये बॉडी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स और सब देखेगी, सुपरवाइज करेगी. सो रिमेंबर COP30 लास्ट ईयर था. यू हैव टू टेल मी व्हेन इज COP29 लास्ट ईयर था. COP30 होगा 2025 में इन नवंबर. वेयर विल दिस हैपन, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. COP दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये मीटिंग जो इस साल नंबर 30 होगा 2025 में, ये कहां पे होगा ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. So let's understand ये NDA क्या है, कौन हेड करता है. So the National Designated Authority who is responsible to overview this particular carbon emissions and trading mechanisms, ये एक 21 member body है. It is headed by the Secretary of the Environment Ministry. Very important, ये आपको याद रखना है. और बहुत सारे 21 मेंबर्स में बहुत सारे दूसरे मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टील, रिन्यूएबल एनर्जी, नीति आयोग, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इन 21 मेंबर्स में. अभी इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी एनडीए की. एनडीए विल रिकमेंड अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो एमिशन रिडक्शन यूनिट्स के लिए लिस्ट हो सकती है. इट विल मॉडिफाई द लिस्ट, ओके, जैसे कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारे प्रायोरिटीज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, अप्रूव अगर इवैल्यूएट करना है प्रोजेक्ट्स को, एक्टिविटीज को, तो ये भी कौन करेगा, एनडीए करेगा. सो फर्दर ऑथराइज एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, मतलब कितना होगा, कैसे हम टारगेट मीट करेंगे, ये सब एनडीए डिसाइड करेगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी दैट इज नाउ बीइंग क्रिएटेड. अभी इंडिया के कुछ टारगेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द पेरिस अग्रीमेंट. नाउ व्हाट इज पेरिस अग्रीमेंट, लेट्स आल्सो हैव अ क्विक व्यू. पेरिस अग्रीमेंट 2015 में आया था एंड दिस वाज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. ओके, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ये आया था जब पेरिस में यानी फ्रांस में ये मीटिंग हुआ था. सो दिस मीटिंग वाज COP21. जैसे हमने देखा ये COP29 था, जो COP21 है जो 2015 में हुआ वो पेरिस में हुआ. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. अंडर दिस पेरिस अग्रीमेंट सभी कंट्रीज को अपना अपना प्लेज देना था, मतलब हम क्या करेंगे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए. वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन पेरिस अग्रीमेंट, एक टारगेट रखा है कि हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना नहीं चाहिए. ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए, और मैक्सिमम जो है 2 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द अपर थ्रेशोल्ड. तो ये जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ये सब सेट किया है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, और इसको अगर मीट करना है तो कंट्रीज ने अपने टारगेट्स दिए हैं. तो हर कंट्री का अलग होगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ऑल द कंट्रीज आर नॉट इक्वल, राइट. सम आर पुअर कंट्रीज, सम आर वेरी रिच कंट्रीज. तो रिच कंट्रीज कैन टेक मोर एफर्ट्स, व्हेयर्स पुअर कंट्रीज आर स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज. तो उन्होंने अपने टारगेट सेपरेट सेट किए हैं. तो इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया के टारगेट्स को हम कहते हैं द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. इसको एनडीसीज कहा जाता है. सो व्हेनेवर इन द न्यूज़पेपर यू सी NDCs, remember the full form is Nationally Determined Contributions. इंडिया के टारगेट्स है कि हम 500 गीगावाट ओके एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे. ओके, कितना, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे. एंड बाय विच ईयर, बाय 2030. दिस इज द टारगेट ईयर दैट वी हैव. तो 2030 तक 500 गीगावाट हमको क्रिएट करना है. इनके अलावा we need to reduce the emissions, जो कार्बन एमिशंस होते हैं इसको रिड्यूस करना है by how much percent, by 45% by 2030. और कि कौन से लेवल्स की बात कर रहे हैं हम, 2005 लेवल्स. why, because 2015 में ये पेरिस अग्रीमेंट हुआ, सो 10 साल पहले हमने देखा है, दैट इज 2005 लेवल से. सेकेंडली 50% हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होगा ये आएगा नॉन फॉसिल फ्यूल. अभी नॉन फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स इज बेसिकली द रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलार, विंड, हाइड्रो, यहां से हमारा 50% एनर्जी आना चाहिए बाय 2030. नेक्स्ट,
कार्बन सिंक्स क्रिएट करेंगे हम 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कार्बन सिंक? कार्बन सिंक का मतलब है वी आर गोइंग टू क्रिएट अफॉरेस्टेशन एफर्ट्स. हम जो एटमॉस्फेयर में कार्बन को अब्सॉर्ब करेंगे. तो कितना अब्सॉर्ब करेंगे, कितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे? 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2. जितना कार्बन को अब्सॉर्ब करने वाला जो चीज है हम बनाएंगे बाय 2030. ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू इंडियाज टारगेट और ये आपको बाय हार्ट होना है. सो प्लीज नोट इट डाउन. Let's proceed to the next article. See, 2 days ago I have already discussed about the airdrop that India had taken, the airdrop test. ठीक है, जो इसरो ने कंडक्ट किया था ऑफ कोर्स अंडर द गगनयान मिशन, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन, एक रिकैप करते हैं. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेस्ट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट. इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ओके, IADT. क्या कर रहा है? ओके, देयर इज अ हेलीकॉप्टर कॉल्ड एज चिनूक. सो चिनूक हेलीकॉप्टर से हमने क्या किया? वी स्टार्टेड अ पैराशूट बेस्ड डिसेलरेशन सिस्टम, ओके, ताकि अगर मान लो हमको हमारे क्रू को सेफली लैंड करना है, सो ये सिस्टम हमने ट्राई किया है. सो डमी 5 टन कैप्सूल हमने ड्रॉप किया था, 3 किलोमीटर हाइट से ड्रॉप किया था एंड वो सक्सेसफुली लैंड हुआ, स्प्लैश डाउन हुआ एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड है इसका, ये इसका हाइट है जहां से वो गिरा. तो ये हमने क्या इससे टेस्टिंग किया? री एंट्री, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, ओके, दे आर गोइंग टू गो आउट इन द आउटर स्पेस. जब वो वापस आएंगे देयर शुड बी अ प्रॉपर लैंडिंग सिस्टम ना, कि मतलब स्पेस में बहुत सेफ और सिक्योर थे लेकिन आने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए हम ये सब टेस्टिंग और सब कर रहे हैं अंडर द गगनयान मिशन. तो बहुत सारे टेस्ट क्रिएट करते हैं बिफोर द एस्ट्रोनॉट्स गो अंडर फॉर दिस मिशन. तो गगनयान मिशन के बारे में तो बहुत देखा है हमने. विल सी व्हाट द आर्टिकल आल्सो सेज सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. तो हमारे के कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे गगनयान, इट्स कॉल्ड एज G1. तो पहला एक मिशन होगा जहां पे क्रू नहीं जाएगा, यानी इंसान नहीं जाएंगे. इट विल बी एन अनक्रूड मिशन, मतलब यू विल प्रोबेबली सेंड अ रोबोट, ओके, और इस रोबोट का नाम है व्योममित्रा. तो एक ह्यूमनॉइड रोबोट जाएगा इस मिशन में एंड द मिशन एम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या सिस्टम कैसे अडेप्ट होगा, ओके, चेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स बिफोर वी आर गोइंग टू सेंड ह्यूमंस इन स्पेस. तो ये एक टेस्ट फ्लाइट होगा जो होगा गगनयान 1. उसके बाद वी आर ऑल्सो सीइंग दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन स्पेस स्टेशन. जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है बट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे. एंड व्हाट इज इट कॉल्ड एज द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. एंड ये 2035 में होगा. जो इंटरनेशनल वाला था वो 1999 में रेडी हुआ था, राइट, इट वाज ऑलरेडी. बट इंडिया वाला जो है 2035, बिकॉज हियर वी डोंट हैव कोलैबोरेटर्स. वो वाले कोलैबोरेशन से आया था इंटरनेशनल वाला. सो यू हैड US एंड रशिया एंड EU एंड जापान एंड कनाडा, बट यहाँ पे ये खुद का होगा, हमारा होगा. ठीक है. देन वी हैव क्रूड लूनार लैंडिंग. 2040 में हम इंसानों को मून सरफेस पे, लूनार सरफेस पे भेजेंगे. सो दैट इज अगेन इज समथिंग दैट विल, सो हमने सैटेलाइट्स तो भेज दिया बट अभी इंसान भी जाएंगे हमारे मून पे. सो दैट इज बाय 2040. रिमेंबर दीज टारगेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दर we also need to ensure orbital missions, deep space capabilities. H1 mission is जब हम इंसानों को outer space में भेजेंगे. That is called as the first human space flight. So this is also part of Gaganyaan only. But यहाँ पे 3 लोग जाएंगे 3 दिन के लिए, for 3 days. ओके, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था अंगद प्रताप, वी हैव अजीत कृष्णन एंड बालकृष्णन नायर, प्रशांत बालकृष्णन नायर. तो ये 3 और बैकअप हमारे शुभांशु शुक्ला है. सो ये जाएगा मोस्टली 2027 में, बट अगेन डिले भी हो सकता है, तो ये मेंशन किया है. सो 2027 में गगनयान का जो ह्यूमन मिशन है वो होगा. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू नीड टू लिस्ट फॉर योर एग्जाम. Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल है इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड. तो क्या किया है? वी सी दैट गवर्नमेंट हैज विड्रॉन 11% इंपोर्ट ड्यूटी. व्हाट इज इंपोर्ट ड्यूटी? जो हम टैक्सेस लगाते हैं जो दूसरे कंट्रीज, ओके, लेट्स से कंट्री A
इंडिया में प्रोडक्ट्स देती है, ओके जब इंडिया में प्रोडक्ट आती है, जो टैक्स हम लगाते हैं उन प्रोडक्ट को, उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट ड्यूटी। जो गुड्स इंडिया में आ रहे हैं उन पे लगने वाले टैक्सेस, इसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, जिसके कारण इंडिया में वो जो गुड्स हैं, क्या वो चीप होंगे कि महंगे होंगे? दे विल बी कॉस्टली, राइट? जब तुम टैक्स लगाते हो तो गुड्स कॉस्टली होते हैं, एंड अगर गुड्स कॉस्टली होते हैं, what will happen if the goods are costly? Firstly, जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए अच्छा है, बिकॉज बाहर से आने वाला जो गुड है वो अभी एक्सपेंसिव है, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो इंडिया के ही गुड्स खरीदेंगे, इंडिया के ही यहाँ पे सामान खरीदेंगे। सो दैट इज द यू कैन से द इम्प्लीकेशन अगर हम टैक्सेस लगाते हैं। तो अभी क्या हुआ है, टैक्सेस को हमने विड्रॉ किया। 11% जो इंपोर्ट ड्यूटी हम लगाते थे किस पे? कॉटन पे, इसको हमने हटा दिया है, जिसका मतलब क्या होगा अभी? इसका मतलब है ये गुड्स कॉस्टली नहीं होंगे, ये अभी क्या होंगे? चीप होंगे। तो ये किसको नुकसानदायक होगा? ये नुकसानदायक होगा हमारे इंडियन के जो फार्मर्स हैं, राइट? क्योंकि अभी उनके गुड्स चीप नहीं होंगे, जो बाहर से आने वाले गुड्स हैं वो चीप भी होंगे, राइट? बिकॉज यहाँ पे ये चीप होंगे ना। सो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी सी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई हैज गवर्नमेंट डन दैट एंड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिगार्ड टू द कॉटन इंडस्ट्री। सो ये पहले समझते हैं इसका बैकग्राउंड, यानी कि ये जो 11% ड्यूटी हम बात करते हैं, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? दिस वाज इंट्रोड्यूस इन द बजट 2021 बाय द देन, आई मीन दैट टाइम आल्सो वी हैड निर्मला सीतारमन, राइट? एंड क्यों किया था? बिकॉज हमारा प्रोडक्शन था 350 और हमको रिक्वायरमेंट था 335, ओके? सो दैट इज एंड वी आल्सो सी दैट इंडिया जो है is one of the second largest producers and second largest consumers, okay? तो फर्स्ट कौन है? चाइना, okay? Now exporting country अगर पूछा, which country exports the highest? That is USA, ठीक है? So take down these facts. So यहाँ पे we had added the import duty ताकि हम डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करें, बिकॉज अगर आप देखते हो हम सफिशिएंट थे, 350 लाख कॉटन बेल्स हमारे पास थे और रिक्वायरमेंट था केवल 335 का, तो हमने टारगेट राइट मीट कर लिया था, रिक्वायरमेंट टारगेट हमारा 335 मीट कर लिया था। सो वी डिसाइडेड कि अभी इंपोर्ट क्यों करना है, तो इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दो ताकि बाहर से आने वाले जो कॉटन है वो महंगे लगे। सो दैट इज व्हाई द इंपोर्ट वाज एडेड। सो दैट्स व्हाई द इंपोर्ट्स द इंपोर्ट सर्च 1.7%। तो ये कुछ डेटा है, अगेन वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, ओके? जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस आई हैव मेंशन्ड इट। अभी क्या है करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन इज हमारा प्रोडक्शन कम है 294, हमारा रिक्वायरमेंट ज्यादा है, राइट? हमारा प्रोडक्शन कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि हमको बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? हम टारगेट मीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अभी हमने लोअर किया है, इसीलिए हमने सस्पेंड किया ये 11% इंपोर्ट ड्यूटी। दैट इज द होल आर्टिकल। नाउ हाईएस्ट हम कौन से कंट्री से लेते हैं अगर पूछा जाए तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से हम ज्यादा लेते हैं। नाउ व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ द विड्रॉल? लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सपोर्टर्स, ओके? बिकॉज हम देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट, ये गेन करेंगे, exporters will gain, right? Why will they gain? Because their production cost will now fall, okay? ये जो हम देखते हैं कि वो जो कॉटन वो दूसरे कंट्रीज में भेज रहे हैं, राइट? उनके लिए ये पॉजिटिव है, बिकॉज अभी कॉम्पिटिटिवनेस होगा विद रिगार्ड टू वेरियस कंट्रीज, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव गेन करेंगे। एज वी ऑलरेडी सॉ फार्मर्स यहाँ पे लूज करेंगे बिकॉज अभी इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाए हैं, टैक्सेस नहीं लगाए हैं, तो उनके लिए competition और भी ज्यादा होगा। They will see that this will reduce the domestic prices, okay? इंडिया में जो क्रॉप के prices हैं ये भी कम होंगे, so that will lead to them making loss. This will be less profitable for the farmers. I've already explained that in the first part. Now cotton को कहा जाता है white gold. Why do we call it white gold? Because
ये एक कमर्शियल क्रॉप हुआ करता है, कैश क्रॉप हुआ करता है, एंड इससे क्या होता है, इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज, ओके, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होते हैं आफ्टर एग्रीकल्चर. सो यू सी दैट इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, दिस पर्टिकुलर सेक्टर. A question for you, currently which is the only genetically modified crop जो अप्रूव किया था 2002 के आसपास by India. In India में we have a body called as genetically engineered appraisal committee. तो यहाँ पे आपको बोला है कि कौन से क्रॉप को हमने जीन उसको एडिट किया था, मॉडिफाई किया था, which is that crop, आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. So this is a question for you. Let me also explain one such important mission जो आर्टिकल में कवर नहीं था, but it was in the news because बजट, इस साल के बजट में इसको बताया है. सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी. ये 5 साल का एक मिशन है और इससे हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS. भी एक्स्ट्रा लॉन्ग क्या होता है, जिस फाइबर का लेंथ 34.925 mm से ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल. सो आई हैव एडेड द अदर्स, बट एक्स्ट्रा लॉन्ग हमारे लिए बस लास्ट वाला याद रखना है आपको, ठीक है. तो इससे अगर ज्यादा होगा 34 से, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग. हम इससे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट देंगे हम कॉटन फार्मर्स को. अबाउट 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स हैं यहाँ पे. फर्दर हम इंपोर्ट भी कम करेंगे, हम फार्मर्स को ही टेक्नोलॉजी देंगे कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, जिसके कारण हमारे कंट्री में ओके वी विल बिकम नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, राइट, नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, नंबर 1 कंज्यूमर्स एंड नंबर 1 एक्सपोर्टर्स. ये भी हम चाहते हैं. और कौन सी मिनिस्ट्री इसकी देखरेख करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. एज आई ऑलरेडी मेंशन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट sector employer in the country right after agriculture. So textile industry second position पे आती है after agriculture. Very important fact that you need to remember. तो ये था mission for cotton productivity इस साल के बजट में ये था. So very important. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल एक और इनिशिएटिव के बारे में है और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, आदि कर्मयोग initiative. Adi Karma Yoga initiative. Let us see some quick facts given in this particular article. ये मिनिस्ट्री, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. Okay, please note it now. Ministry of Tribal Affairs. Who is the current minister? ये आपको again connect हमारे chat box में लिखना है, comment section में लिखना है कि अभी के जो minister है Tribal Affairs के, इनका नाम क्या है. So आदि कर्मयोगी अभियान, this is one of the largest tribal grassroots leadership program. यानी कि हमारे जो ट्राइबल लोग हैं इनको यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स दिए जाएंगे. एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम. इसको बोलते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोग्राम. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इससे क्या करेंगे हम, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनको एम्पावर करेंगे, इनको गवर्नेंस के बारे में सिखाएंगे, इनको लोकल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज देंगे. सो वी आर ट्राइंग टू गिव मोर विंग्स, गिव मोर पावर टू दिस ट्राइबल कम्युनिटीज. इसका ऑब्जेक्टिव हम क्विकली देखते हैं क्या क्या करना चाहते हैं. पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, लोगों को इन्वॉल्व करना इन लीडरशिप स्किल्स एक्टिविटीज एट द कम्युनिटी लेवल, एट द ग्रासरूट लेवल. हम यहाँ पे अलग अलग प्लान्स, ओके, अलग अलग वर्कशॉप्स क्रिएट करेंगे. उसके अलावा अलग अलग प्लान्स क्रिएट करेंगे, दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज वेल एज विद द ट्राइबल कम्युनिटीज साथ मिलके प्लान्स बनाएंगे कैसे हम विलेजेस में इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं. तो इसको बोलते हैं 1 लाख ट्राइबल विलेज विजन 2030. ये जो प्लान को क्या नाम दिया है, 1 लाख ट्राइबल विलेज विजन 2030. फर्दर हम यहाँ पे 20 लाख ऐसे लीडर्स को क्रिएट करेंगे among these tribals, okay, in the union territories and states of 30 plus, I mean 30 that is states and union territories को साथ मिला के along with 550 districts. तो यहाँ पे एक प्रॉपर नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा in the आदि कर्मयोगी अभियान. So some important facts जो आपको याद रखना है. Now you have to tell me सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन
कौन से स्टेट में मिलता है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से स्टेट में मिलता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर? लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। दिस इज कॉल्ड एज द कुटियाडी कॉटन। कुटियाडी कॉटन। ना ये कुटियाडी कॉटन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है केरला। ओके, सो देयर यू कैन सी द पिक्चर कुटियाडी। सो ये जीआई टैग मिल सकता है इसको, इसके बारे में आर्टिकल है, लेकिन याद रखना इसको मिला नहीं है अभी तक, ठीक है? सो दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट इट इज नेक्स्ट इन लाइन टू गेट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इनिशिएटिव, हु इज टेकिंग इट अप। इट इज द केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड द कविलुम्पारा ग्राम पंचायत जो कोरिकोड में है, ये चाहते हैं कि इसको जीआई टैग मिले। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट दिस कुटियाडी कॉटन कोकोनट। ये क्या है? ये एक हाई यील्डिंग वैरायटी है, ओके, जो यील्ड करता है 5 years ऑफ प्लांटिंग, मतलब इतना जल्दी वो ग्रो होता है। स्ट्रॉन्ग ट्रंक, सो यू कैन सी द ट्रंक दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो पेस्ट होता है, ड्राउट होता है, इट कैन रेजिस्ट बेटर देन अदर कॉटन कोकोनट वैरायटीज। इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 100 साल से ज्यादा ये रहता है। एंड अगेन इसका जो फ्रूट्स है, ओके, इट्स लार्ज, इट्स हेवियर फ्रूट्स, थिक कर्नल, ओके, मोर ऑयल। तो इसका बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है और कॉल्ड एज अ कुटियाडी। नाउ हियर व्हाट इज जीआई टैग? क्यों चाहते हैं कि इसको जीआई मिले? उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन और द जीआई टैग। ये एक साइन है, ओके, दैट इज यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स जिसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज दे बिलोंग टू सर्टेन ज्योग्राफिकल रीजन। तो कुछ चीज होते हैं ऐसे जो बिकॉज दे बिलोंग टू दैट रीजन ये बहुत फेमस होते हैं। एंड व्हाई डू दे बिकम फेमस? बिकॉज दे बिलोंग टू दैट रीजन, बिकॉज उस जगह का पानी अलग हो सकता है, उस जगह का सॉइल अलग हो सकता है, तो वो क्रॉप का जो टेस्ट है ये अलग होगा, राइट? द सेकेंड थिंग इज अगर कुछ हैंडीक्राफ्ट्स कुछ ही रीजन में बन जाते हैं तो कुछ लोगों का बनाने का स्टाइल अलग होता है, राइट? और जो पास होता है, सो दैट इज व्हाई दे गेट दोस कैरेक्टरिस्टिक्स because they belong to that region. That is called as geographical indication. It belongs to that geography. So it possesses certain qualities or reputation because वो उस origin से हैं. Now who can be given these GI tags? अगर कोई agricultural crop है या कोई natural goods है या manufactured goods है, right? Handicrafts है, okay? Food stuff है, रसगुल्ला है, तो यहाँ पे आपको GI tag मिलता है. Clear? You get a legal protection to the producers of that good, और ये कोई दूसरा प्रोड्यूसर यूज नहीं कर सकता. That is the benefit of it. ये 10 साल तक वैलिड भी होता है. And remember, the first GI tag that was in India was the Darjeeling tea, which got its recognition in 2004, right? And सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के पास है? The answer is उत्तर प्रदेश, उसके बाद is तमिलनाडु. So very important, उत्तर प्रदेश is leading in this context. इसका जो ऑफिस है, GI ऑफिस, ये कौन से सिटी में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन चेन्नई. जीआई रजिस्ट्री कहते हैं हम इसको. एंड कौन सी मिनिस्ट्री इसको यू कैन से डेवलप करती है, इंप्लीमेंट करती है? ये ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. Ministry of Commerce and Industry. Is that clear? So this is with regard to Kuttayadi coconut from Kerala. Let's proceed to the next article. जो हमारा last article है, it is with regard to Navy's 2 new frigates. Okay, frigates क्या होते हैं? यहाँ पे 2 beautiful ships देख रहे हो आप. Yeah, so these are stealthy frigates जो यूज करते हैं हम मोस्टली पेट्रोलिंग के लिए. Okay, मतलब you know those naval ships जो पास करते हैं, यू नो, चेक करते हैं, सर्वे करते हैं, ओके, जो रेडार का काम करते हैं, उनको बोलते हैं हम फ्रिगेट्स. पेट्रोलिंग का काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 शिप्स हमने खुद से बनाए हैं, तो इसके बारे में जल्दी से इंफॉर्मेशन लेते हैं. What are the names of the ships? It is उदयगिरी एंड हिमगिरी. ये 2 शिप्स हैं और दोनों इंडिया में ही बने हैं. एक मुंबई से बना है उदयगिरी, एंड हिमगिरी जो है कोलकाता से बना है. Now these are coming from which class? They are from the नीलगिरी क्लास. नीलगिरी क्लास में याद रखना है 7 शिप्स आते हैं. कौन से शिप्स हैं हम देखेंगे, बट बिफोर दैट ये 2 साइमल्टेनियसली कमीशन हो गए. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, दैट इज वाई एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सेकेंडली
जो उदयगिरी है ये 100th शिप है जो डिजाइन किया है बाय द नेवीज इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। तो 100th हमने खुद से बनाया हुआ शिप है, सो देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट उदयगिरी। ठीक है, इसके अलावा दिस हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू 200 MSME से ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से आए हैं, 400 जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं एंड 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स आल्सो हैव क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस क्रिएशन, बिकॉज ऑफ दिस इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ शिप। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो कमीशन हुए थे इन 2025, दूसरे वाले भी देखते हैं। वी हैव सूरत, नीलगिरी, वगशीर, ओके, जो एक सबमरीन है, ये सब कमीशन इस साल ही हुए हैं, तो इसके नाम आपको पता होना चाहिए, सूरत, नीलगिरी एंड वगशीर। ठीक है, इसके अलावा वी हैव अरनाला which is a shallow watercraft and Nistar which is a diving support vessel. So just names अगर आपको याद है, this will help you in your exam. अभी नीलगिरी क्लास के बारे में देखते हैं, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर ये उदयगिरी और हिमगिरी बने थे। इट वॉज अंडर द प्रोजेक्ट 17A, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ पहले इसके पहले जो प्रोजेक्ट था इट वॉज अ शिवालिक प्रोजेक्ट विच इज प्रोजेक्ट 17। ये है 17A। 17A में 7 शिप्स होते हैं। लेट अस सी व्हिच आर द 7 शिप्स। जो मुंबई वाला है वो बना रहा है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी एंड महेंद्रगिरी, व्हेयरएज जो कोलकाता वाला है वो बना रहा है हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी। ठीक है, ये 7 शिप्स आपको याद रखना, गिरी से एंड होता है। ठीक है, तो एक बार देखकर पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो 75% ऑफ द शिप जो है ये इंडिजीनियसली बना है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसीडिंग कि इनके नाम ऐसे क्यों हैं, उदयगिरी कहां से लिया है, दिस इज नेम्ड आफ्टर आंध्र प्रदेश के माउंटेन रेंज। ओल्ड उदयगिरी भी था जो यूज किए थे हमने ऑपरेशन पावन, कैक्टस, मदद, कैस्टर, ये अलग अलग ऑपरेशंस में हमने पुराने वाले उदयगिरी को यूज किया था, जिसका मोटो है संयुक्तः परमोजया, which is in togetherness great victory. Okay, whereas हिमगिरी is a snow-clad Himalayas से नाम हमने लिया है। अगेन पुराना जो हिमगिरी जो 2005 में डीकमीशन हुआ था, ये हमने कैक्टस, सहायता, गुजरात, तो दीज आर ओल्ड मिशंस जहां पे हम ऑपरेशन जहां पे हमने इस शिप का यूज किया था, पेट्रोल किया था। इसका नाम है, इसका मोटो है अदृश्यम आजियम, विच इज इनविजिबल एंड इनविंसिबल। ठीक है, तो इसके नाम, इसके मोटो भी हमने देख लिए। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमने देखे थे। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 20 GK questions from class perspective. Thank you so much for watching.